क्या हुआ? क्वेश्चन ही गलत है तो तू रहन दे। तू बस नीचे मान लिख दे कि क्वेश्चन गलत। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन। तू कहाँ से प्रकट हुआ बे? तू भी लंच ब्रेक पे है? खा तो रहा है तू भी। तू वहां नीचे क्या कर रहा था? अचानक से तू नीचे से निकला उधर से। और फिर मुंह चलाते हुए आ रहा है? मतलब नीचे झुक के कुछ खा रहा था? नहीं, टिफिन रखा होगा, उसमें दवा खाया होगा। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? अरे निकाला बे? तो निकालना फिर। अ, बात तो सही है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा ना, तो तू रहन दे। तू शांति से बैठ, जब सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? देखो, यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको तूने पढ़ा होगा कि डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच पूछा है ना, वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, यही होता है। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? और डेल्टा पीवी जो होता है वो फाइनल P2V2 माइनस इनिशियल पीवी, यही तो होगा। चेंज इन ये कितना दे रखा है? 40 प्लस P2V2, मतलब फाइनल P2V2 कितना है बे? फाइनल प्रेशर कितना है? 4, और फाइनल वॉल्यूम 5, तो टोटल P2V2 कितना होगा? 20। और इनिशियल प्रेशर कितना है? 1, और फाइनल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम 3, तो पीवी, इनिशियल पीवी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। क्या इसको सॉल्व करके कोई वैल्यू बता पाया आज तक? 57 एटीएम लीटर, एटीएम लीटर, यही आएगा। ये कितने लोग अपने मन से सही से निकाले हो? इसको करने का एक और तरीका, जो डेल्टा एच होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, है ना? एन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा यू कितना है? 40,
एन की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू एटीएम लीटर में बताना है ना 0.0821, और टेम्परेचर कितना है पे, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, ठीक है, तो फाइनल में से इनिशियल घटाओ तो कितना आएगा 50, यही आ रहा है। इसको सॉल्व करना 6 24, 24 में से 6 जाता तो कितना, 24 में 6 से डिवाइड करो, 8.1, तो ये आएगा 48.1। तो वो वाला से ऐसे आ रहा है, ये वाला से आ रहा है, कौन सा सही है इसमें से, ये वाला सही होगा और ये वाला क्या होगा बे, गलत, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ तब लगा सकते हैं क्या हो, आइडियल गैस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने लोग अपने मन से सही से कर पाए थे, ये आईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और मोस्ट ऑफ टाइम ये देखा जाता है कि जो आईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन होता है उसको नीट में एज इट इज छाप देते हैं, ठीक है। कठिन है, गलत कैसे बोल रहा था बे? तो गलत क्या है इसमें, ये कौन बोला, ये कौन बोला, जो 7 फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें सब में प्रेशर कांस्टेंट था, खाली एक में कांस्टेंट था, तो उसके अलावा ये क्वेश्चन दिए थे, आई होप कि शायद यही सारे क्वेश्चन रहे हों, है ना, ये ब्रैकेट बड़ा हो गया, फोर्थ वाला उल्टा था, ठीक है। CaCO3 नहीं दिए थे, अरे यहाँ पे कोई कलर ही नहीं है, मैं सेलेक्ट क्या कर रहा था, फोर्थ वाला दिया ही नहीं था, तो ये मिटा देते हैं, अब लिख दिए हैं तो लिख दिए हैं यार। ये वाले को थोड़ा सा चेंज कर दो, इसका आंसर निकाले हो, लेके आओ ना बे। तो जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, यही ना। इस प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है, फाइनल में से इनिशियल घटाओगे कि ज़्यादा में से कम में, फाइनल में से इनिशियल, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है, 4, ये समझ में आता है सबको। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्या हुआ इसको, वो हाथ उठाओ, उसको बताएंगे भी फिर से कि कैसे फाइनल वाला 2 मोल है और इनिशियल वाला 4 मोल है, हाथ उठाओ बताएंगे। तो तुझे नहीं समझ में आ रहा, तो ये बता सकता है प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स ऑफ गैस है, 2, और इन्हीं रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स ऑफ गैस है, हाँ, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, तेज बोल, मुझे ना कभी कभी 6 सुनाई दिया, 6 बोल रहा था, अच्छा 6 ही बोला था क्या इसने, कैसे, 2 मोल नाइट्रोजन है और 2 मोल कहाँ नाइट्रोजन है, अब बोल ही नहीं रहा यार, बता ना कितने मोल है, नहीं मालूम तो काउंटिंग नहीं आती है ना। तो मुझे लगता है कि फिर तू गलत क्लास में बैठा है, पहले जा काउंटिंग सीख गया, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसको इसको अगर जोड़ा जाए तो कितना आता है,
और तुझे लगता है कि ये 6 आता है, तो फिर तो मुझे काउंटिंग सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बढ़िया। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना बे? ये आवाज़ बीच बीच में कट रही है क्या? सब चेंज होता रहता है, कटना कांस्टेंट रहता है। फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है कि -2 आ रहा है? -2 क्या? RT यही आएगा। अगला इस वाले में देखो, डेल्टा एच जो आएगा वो आएगा डेल्टा यू। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है? वो भी दो, तो चेंज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना होगा? 0। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू में से कौन बड़ा होगा? बराबर होंगे। दिखाई दे रहा है? ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही दे दिए हैं क्या? तो इसमें भी डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या आएंगे? ये आएगा -RT। दिख रहा है ना बे? +RT +RT। इस वाले में देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -RT। और इसके लिए करेंगे तो ये आएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू +RT। और इसके लिए करोगे तो ये आएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस C+D -A+B RT। दिख रहा है ना बे? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये अपने मन से पूरा सही सही कर पाए थे? ये बड़ा अजीब बात है यार। मतलब इतनी बेसिक सी चीज़ अगर तुम नहीं कर पा रहे हो फॉर्मूले में रख के निकालने वाला, तो फिर रहने दो फिर। कठिन है क्या बे? सदमे में लग रहे हैं कुछ लोग। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या बकवास चल रहा है इधर? हाथ भी नहीं उठाते हैं सब। क्या चाहते हो तुम लोग ये बताओ जिंदगी से? रिलीफ? वो तो नहीं मिलेगा जब तक जिंदा रहोगे। तो कह रहा है कि सुसाइड के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं बे, ऐसे ही चलेगा। थोड़ा सा अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ बैठे बैठे खाली छापेंगे और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो 50% सही हो बस, ठीक है? बाकी 50% गलत। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में है। आ भी सकता है, आता भी है, पर जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आए। सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन आ रहे होते तो सबका सिलेक्शन हो रहा होता, है ना? थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। क्या करें? हाँ। एक क्वेश्चन में छोटा सा पार्ट ऐड कर लो, एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर। अब ठीक है? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। 4 रिएक्शन लिखी रहेगी और उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों बराबर है। तो क्या देख के बता सकते हो कि इसके लिए बराबर है? अबे बता लोगे ना? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम है, वो भी बता लोगे? एग्जाम में ये भी आ सकता है, आया हुआ है, जो आ सकता है नहीं, जो आया हुआ है वो बता रहा हूँ। एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि इसमें से कौन कौन सी रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से ज़्यादा है, तो वो भी बता लोगे? बता लोगे ना बे? कुछ लोगों के रिएक्शन बड़े ना ठंडे टाइप के होते हैं। उनको लगता है कि मतलब पता नहीं क्या, ऐसे यहाँ बे ठीक है, अपना काम करो, निकलो तुम यार, पढ़ाओ जल्दी से जाओ, टाइम खत्म हो गया, निकलो। अब यस सर भी बोल रहा है वो। अरे हर जगह यस सर नहीं बोलना होता। इन सबके पास टेप रिकॉर्डर रहता है, वो हमेशा बजा देते यस सर वाला। देखो बजा रहे।
गधे हो तुम? यस, बोलो। हमसे बोला गया क्लास में सर आप अबे अबे करके मत बात किया करिए। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अबे के बाद जो ये बोलते हैं, कौन सी स्टैंड अप कॉमेडी बात कर रहे हो? कौन? अच्छा, सही में किसी ने जोक बोला हुआ है? एकदम ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ? अरे नहीं यार, ऐसे मत बोलो, मुझे अपनी एग्जिस्टेंस पे ही डाउट हो जाएगा। मैट्रिक्स कर रहा है तू, डेजा वो तेरे साथ हो रहा है। अच्छा, मैं नहीं पछता रहा, मुझे टीचर बन के बहुत मजा आता, क्योंकि लाइफ का जितना फ्रस्ट्रेशन रहता है मैं बच्चों पे निकाल देता, और फिर मैं आराम से जाके सोता हूँ। हाँ, ज्यादातर टीचर यही करते हैं, वाइफ से लड़के आएंगे और अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल देंगे, है ना, और फिर खुश होके जाएंगे। यही करते, फ्रस्ट्रेशन ट्रांसफर ही तो होता है ना। पर मैं नहीं करता हूँ ऐसा, है ना, मैं फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ क्या तो लोगों पर? अरे नहीं, मतलब कभी कभी, ठीक है। अब सब लोग करते हैं तो मैं भी, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, है ना, पढ़ाने का कुछ तो फायदा हो, सिलेक्शन तो वैसे भी ना हो रहा। ये ज्यादा हार्श हो गया नहीं? ठीक है ठीक है, हाँ तो फिर इसको साइड में हटा देते हैं, है ना। क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कर लिए सब लोग? एग्जाम में और क्वेश्चन आ सकता है कि कोई रिएक्शन दिया हो और उसका डेल्टा एच की वैल्यू दिया हो और डेल्टा यू की वैल्यू पूछ रहा हो, जैसे ये क्वेश्चन करो, इसमें डेल्टा एच दिया हुआ है और डेल्टा यू पूछ रहा है, या डेल्टा यू दिया है डेल्टा एच पूछ रहा है? डेल्टा एच दिया है और यू पूछ रहा है, जल्दी से करो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो उस फॉर्मूले से, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बड़ा जल्दी कर लिया भाई, इतना जल्दी सिर्फ गलत किया जा सकता है। ये अगर टेम्परेचर भी दिया हुआ है उसको भी यूज करना था क्या? कितने लोग कम से कम वो एक्सप्रेशन लिख ले जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? सब लोग करो। अच्छा, कुछ लोग ना इस क्लास में बहुत बेवकूफ टाइप के चालाक हैं, है ना, बेवकूफ टाइप के चालाक। वो क्या करते हैं, वो जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा तो क्वेश्चन लिखने में ही 2 मिनट लगा देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि सर हमको तो टाइम ही नहीं मिला लगाने का। मतलब इसको बेवकूफ टाइप के चालाक ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। वैसे बेवकूफ टाइप का चालाक जो होता है, लाइक इट्स लाइक ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन वर्ड जानते हो तुम लोग? ऑक्सीमोरन वर्ड क्या होता है बे? एक
दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करके जब बोलते हैं ना, उसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं। ऑक्सी मतलब अच्छा, मोरन मतलब घटिया, ऑक्सीमोरन, समझ रहे हो? इट्स लाइक बेवकूफ टाइप के चालाक, समझ में आ रही बात? डेफिनेटली मे बी, या प्रिसाइजली एक्यूरेट, या हैप्पीली मैरिड, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीमोरन बोलते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये सब चीजें ऑक्सीमोरन टाइप की होती है ना। रिस्पेक्टेड टीचर भी नहीं, डियर सर मैडम तो ठीक है ना, पर रिस्पेक्टेड टीचर जो बोलते हैं वो भी वैसी कैटेगरी में आते हैं। ये अभी अपने स्कूल से ही बाहर नहीं निकले हैं। स्कूल से बाहर निकलो, अभी स्कूली लाइफ एंजॉय कर रहा है कि अरे वाह क्या स्कूल लाइफ रहा करती थी। वो टीचर की सीट के नीचे जो पटाखा फोड़ा था, उसी को याद करके खुश हो रहा है। अबे वहां से निकल, तभी कॉलेज पहुंचेगा। ये वाला किया कि नहीं किया? तो जो डेल्टा एच होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस, इस रिएक्शन के लिए प्लस आर टी होगा कि माइनस आर टी? -2 RT होगा। ये दिख रहा है ना? हर रिएक्शन के लिए ये रिलेशन अलग अलग आएगा। ये समझ में आता है? डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दिया है? किलो जूल पर मोल, है ना? डेल्टा यू की वैल्यू बताना है, -2 इंटू आर की वैल्यू बताओ। ये जूल में है तो इसको किलो जूल में करने के लिए क्या करोगे? यहाँ नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और इनटू तापमान कितना दिया है? 300। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे और आंसर निकालेंगे। जो आंसर आएगा वही आएगा। अब जो भी है, जो भी है, जो भी आए। कितने लोग ये एक्सप्रेशन अपने मन से सही से लिख पाए, और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए? इसमें गलत कहाँ होगा? सही सही है ये। मेरे ऊपर भरोसा नहीं रह गया क्या तुम लोगों को? अरे अपने ऊपर तो कम से कम भरोसा रखो। वो भी नहीं रह गया है। वेरी गुड। अब बिल्ड करो धीरे धीरे। ठीक है, लिखो। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। पेज खत्म हो गया। इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी इंसान बता सकता है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, स्पेलिंग छोड़ के। क्या? एक मिनट, फिर से बोल। मास को डिवाइड कर सकते हैं। ये डेफिनेशन पहली बार सुनी मैंने अपने लाइफ टाइम। बैठ जा। और कोई बता सकता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव की प्रॉपर्टी? तू कुछ कहना चाहता है? हाँ बोल। अरे बोलना। वही, ये नहीं बोलना है माई आंसर इज ऑल्सो सेम। तू अपना बता। साइज और क्वांटिटी और सिस्टम पे डिपेंड करे, और इंटेंसिव जो डिपेंड ना करे। कंसंट्रेशन क्या है? अरे उसको बोलने दे यार, कंसंट्रेशन क्या है? इंटेंसिव, पर वो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। सल्यूट ज़्यादा मिलाएंगे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। नहीं, अरे ज़्यादा सल्यूट मिलाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना। नहीं, सल्यूट ज़्यादा मिलाने से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता। तो ये बता प्रेशर क्या है? क्या? तो मुझे बस खाली टेंसिव सुनाई दिया, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? प्रेशर एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? इंटेंसिव है।
पिछली बार एक्सटेंसिव बोला था, तो अभी ऐसा कर एक फाइनल आंसर दे। इंटेंसिव, इंटेंसिव को लॉक कर देना, पर वॉल्यूम कम करने से प्रेशर तो बढ़ जाता। तो तूने कहा कि मतलब अमाउंट ऑफ पे उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम कम कर, प्रेशर तो बढ़ गया ना बे। तो कैसे प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ? मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ भी मत बोलना अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए लुइस की तरह। बैठ जा, बैठ जा। हाँ तू बता, बचपन से क्या पढ़ा? हाँ हाँ। वारे मेरी बातें छोड़, एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होता है वो बता तू, डिफरेंस। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव पता करना हो, सिर्फ काटना सीखेगा तू। ठीक है। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव में डिफरेंस क्या है, वो तो तूने बताया नहीं अभी तक। तो तू बोलना। कौन? एक्सटेंसिव। तो अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म की बात करूं, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा। उसमें और चीनी डाल दिया तो बढ़ जाए कंसंट्रेशन। पर मैंने चीनी और मिला दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ गया ना बे। पर कंसंट्रेशन तो बढ़ गया ना बे। पर एक कंटेनर है, इसमें 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रेशर पी है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए इक्वल। किसी भी एक साइड जाएगा, किसी एक साइड जाएगा, इस साइड ले लो, ठीक है, इस साइड ले लो, है ना। जाएगा तो किसी एक ही साइड, है ना। हाँ, इसको फ्लिप करते रहना। दोनों का प्रेशर सेम रहेगा कि अलग अलग? क्या? अच्छा, तो वही तो कहा, प्रेशर तो तेरे हिसाब से फिर एक्सटेंसिव होनी चाहिए। प्रेशर दोनों में सेम रहेगा, एक में 1 मॉलिक्यूल, एक में 2 मॉलिक्यूल है। मतलब तू ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाने से प्रेशर नहीं बढ़ता है? सोच समझ के बोलना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? मेरी मर्जी, मैंने 3 ही दिया। 2 रहते तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और प्रेशर सेम रहता है, पर 3 पे तो नहीं हो रहा ना। 4 पे हो रहा है पर 5 पे नहीं हो रहा ना। इससे डिस्कशन भी पता नहीं इनसे मैं क्यों कर रहा हूँ। कोई भी इंसान और बता सकता है इसमें, कोई पढ़ा लिखा। हाँ बता। वो एग्जाम्पल नहीं सुनना मुझे, तू डिफरेंस बता पहले, डेफिनेशन की डिफरेंस। एक्सटेंसिव क्या होता है और इंटेंसिव क्या होता है वो बता मुझे। पहले खुद पढ़ ले, बैठ जा। पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं ही बता देता हूँ, लिखो। पहले लिखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज
of a system. The properties of a system which only depends on nature of system, slash substance and it does not depends on size of system or amount of substance. क्या बोलते हो तुम लोग इसको? सब्सटेंस। अरे एक ही होता है यार, सब्सटेंस बोलते हैं यूएस में, सब्सटेंस बोलते हैं यूके में, हम इंडिया में बैठे हैं कुछ ही बोले। सब हाँ वही जो तूने बोला, सबस्टांस कौन बोलता है यार इंडिया में? सबस्टांस कौन बोला? मैंने बोला क्या सबस्टांस? एक दो बार निकल गया होगा, वो बिहार हो के आया हो ना एक दो बार, तो थोड़ा को बिहार कौन बोला बे? नहीं नहीं, मैं बिहारी नहीं। वो प्रमोद कुमार के साथ रहते रहते थोड़ा सा आ गया टच बिहारी टच। लोगों को लगता है, पता नहीं क्यों लोगों को, जब मुझे देखे नहीं रहते हैं, सिर्फ मेरी आवाज सुने रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये बिहार से ही है, और जब देखते हैं तो उनको लगता है कि साउथ इंडिया से गए। अलग ही चल रहा है साहब का। सब्सटेंस हो गया ना, बस इतने डेफिनेशन है, फुल स्टॉप। लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और बल्क प्रॉपर्टीज। बल्क प्रॉपर्टी मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा दो तीन मॉलिक्यूल से हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकते, ढेर सारे मॉलिक्यूल होने चाहिए तब भी डिफाइन हो। ठीक है, ढेर सारे मतलब कितने? 10⁻23 टाइप। ठीक है, हाँ 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 हाँ। ये काटने में ही आगे रहते हैं, पता नहीं क्या करते। अगला लिखो। हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, अमाउंट और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगला लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी इंटेंसिव लिखवा रहे थे, तूने क्या लिखा है? तू पहला एक्सटेंसिव लिख रही है। अरे यार, अभी जो लिखवाया है मैंने, इंटेंसिव लिखवा चुके हैं, इंटेंसिव, और अब लिखवाने जा रहे हैं एक्सटेंसिव। अब ये दोनों में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा साउंड करते हैं और डेफिनेशन भी दोनों की बस काफी सिमिलर है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बढ़िया समझे रहना। अरे एक लाइन छूट गई इंटेंसिव में, और लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट एडेड टुगेदर। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडेबल क्वांटिटी नहीं होते हैं। एडेबल बोल रहे हैं, ईडेबल नहीं। एडेबल मतलब उनको ऐड नहीं कर सकते आपस में एक दूसरे से। सब समझाएंगे, पहले डेफिनेशन बढ़िया से लिखिए। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, उनको ऐड किया जा सकता है, पर वो कैसे ऐड किया जा सकता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which depends on nature of system as well as directly proportional to size of system or amount of substance or
amount of substance are called extensive property. जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है बे? बिल्कुल करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती है ना। और उसके साथ साथ किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ सिस्टम पे, अमाउंट पे और साइज पे भी डिपेंड करती है। और सिर्फ डिपेंड नहीं करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मतलब है? अगर अमाउंट डबल कर दिया तो वो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है डबल होना, है ना। अगर 4 टाइम्स हो जा रही है या हाफ हो जा रहा है तो डिपेंड तो कर रहा है पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तकलीफ में हो? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लिखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडेबल क्वांटिटी। इनको हम डायरेक्टली ऐसा ऐड कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, मास, एक आयरन का ब्लॉक है ना, और एक कॉपर का ब्लॉक। ये आयरन है और ये कॉपर। क्या दोनों का मास सेम होगा कि अलग अलग होगा बे? अरे बोल, दोनों का मास अलग अलग होगा। इवन इफ द क्वांटिटी सेम है तो, क्वांटिटी डिफरेंट होगी तो भी अलग अलग ही होगा, ठीक है। हाँ, एक ऐसी क्वांटिटी का रेशियो आ सकता है जिसमें दोनों का मास सेम हो जाए, पर इसके चांसेस क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे। तो रैंडमली अगर मैं एक ब्लॉक लेता हूँ आयरन का और एक कॉपर का ब्लॉक लेता हूँ, मास क्या आएगा? अलग अलग। तो ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है बे? बिल्कुल कर रहा, ठीक है। पर अगर मैं इसका भी ब्लॉक लेता हूँ, आयरन का ब्लॉक लेता हूँ और दोनों ब्लॉक सेम रखता हूँ, तो मास क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, पर अगर मैं आयरन का एक बड़ा ब्लॉक लेता हूँ तो कौन, किसका मास ज्यादा होगा? बड़े ब्लॉक का मास ज्यादा होगा। दिखाई दे रहा है ना? मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाने से जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अबे अबे है ना? ठीक। अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करूं, जैसे मान लें कि ये है हमारा आयरन, ये 1 किलोग्राम का और ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक, इन दोनों को चिपका दे और एक बड़ा सा ब्लॉक बनाए, तो क्या इसका वेट 3 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा बे? अरे होगा ना। इसको ही अपन बोलते हैं एडेबल क्वांटिटी। मतलब 1 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, चिपका देंगे, तो टोटल ब्लॉक का वेट कितना हो जाएगा? 3 किलो। सेम वैसे ही अगर मान लें कि ये एक 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक ब्लॉक है और ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक ब्लॉक, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसी को तो बड़ा बड़ा छोटा तो यहीं से डिफाइंड होता है, जिसका मास ज़्यादा, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसको बड़ा बोलेंगे, ठीक है। उन दोनों को चिपका के एक ब्लॉक बनाए तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बे? 30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या ये भी एडेबल है? ठीक। पर मान ले कि एक ब्लॉक है जिसका कि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और इसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है, तो इन दोनों को चिपकाएंगे तो यहाँ जो क्वांटिटी बनेगी, क्या उसके डेंसिटी 3 ग्राम पर ml होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी भैया? ऐसा नहीं होता। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डेंसिटी कैसी क्वांटिटी बनेगी? इंटेंसिव क्वांटिटी। और मास और वॉल्यूम क्या बनेंगे? अब कुछ लोग बैठ के याद करते हैं कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो जो होता है वो इंटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव का रेशियो एक्सटेंसिव होता है। ये सब बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो सब बकवास याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें पता करना है कि कौन सी क्वांटिटी एक्सटेंसिव है और कौन सी क्वांटिटी इंटेंसिव है, तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा तरीका, ठीक है, उस तरीके को यूज करेंगे, हमेशा सही आंसर आएगा। तो एक ऐसा क्या करो, एक ऐसा ब्लॉक इमेजिन करो, एक सिस्टम इमेजिन करो, और इस सिस्टम की वो सारी प्रॉपर्टीज जिसके बारे में अपने को पता करना है कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, वो सब लिख लो। जैसे मास हुआ, नंबर ऑफ मोल्स हुआ,
डेंसिटी हुआ, वॉल्यूम हुआ, प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, है ना। कंसंट्रेशन में कौन सा कंसंट्रेशन, कोई एक कंसंट्रेशन टर्म ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं, ये मोलैरिटी है, ऐसा करते हैं। स्मॉल एम से तो मास हो जा रहा है, मोल कैपिटल एम से मोलैरिटी रख सकते, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी लिख लेते, ठीक। और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है बे, बॉइलिंग पॉइंट ले लो, इंटरनल एनर्जी ले लो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ले लो, हीट कैपेसिटी ले लो। हीट कैपेसिटी अभी पढ़ाया नहीं है तो कुछ अभी बता नहीं सकते, हीट कैपेसिटी अभी पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है। एंथैल्पी ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, एप्सिलॉन नॉट ले लो, ये पढ़े हो ना एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी। हाँ ये न्यू ले लो। लेंथ, लेंथ सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, लेंथ किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। रेसिस्टर, एक पीवी ले लेते, पीवी एक अपने मन से बनाया है ऐसा करो, एक पी बाई वी ले लेते हैं। एक एक और ले लेते हैं, रेसिस्टेंस ले लेते, रेसिस्ट। और कुछ, हाँ गिब्स, अब गिब्स पढ़ाया नहीं ना तो अभी नहीं बता सकते, ठीक है, पर जब पढ़ाएंगे तो वो भी पता कर लो, है ना। तो जो पढ़ाए हैं उसी का डिस्कशन कर रहे हैं मोरलेस। देखो तुम्हें क्या करना है, इस सिस्टम को ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ऐसा बीच में से ऐसा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, और एक पार्ट को ऑब्जर्व करो। अगर वो प्रॉपर्टी उस एक पार्ट में वही है तो उसको क्या बोलोगे, इंटेंसिव। लेकिन अगर उस हाफ पार्ट में हाफ हो जा रहा है तो उसको क्या बोलोगे भाई, एक्सटेंसिव। अगर जो प्रॉपर्टी सेम वही रह जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिव, और जो आधी हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे भाई, एक्सटेंसिव। तो एक बात बताओ, जो मास होगा इस आधे वाले का वो उतना ही रहेगा कि डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समझ में आता है ना। अरे पर कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो तुम लोग, तो ऐसे हाफ करने से मास ज्यादा हो जाएगा। हाँ तभी तो कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करेगा, ये m/2 होगा तभी तो टोटल मास m रहेगा। तो ये m क्या बना, एक्सटेंसिव। नंबर ऑफ मोल्स वही रहेगा कि आधा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या बना, डेंसिटी वही रहेगा कि आधा हो जाएगा, वही रहेगा, तो डेंसिटी क्या बना पे, इंटेंसिव। वॉल्यूम वही रहा कि आधा हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। प्रेशर वही है कि आधा हो जाएगा, अरे प्रेशर, प्रेशर कितने लोगों को लगता है कि आधा हो जाएगा, हाँ। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो आधे अर्थ पे प्रेशर कितना हो जाएगा फिर, अरे तो कैसे, तो फिर आधा बोल रहे हो, आधा कौन बोल रहा था, बढ़िया। तो इधर से कौन आधा बोल रहा था, मुझे लगा तू ही आधा बोले क्योंकि हमेशा यही तू करती है इसीलिए। तो प्रेशर वही रहेगा कि बदल जाएगा वे, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव, हाँ। मैं कहाँ कह रहा था, ये तो तेरे डेफिनेशन के हिसाब से वो आ रहा था एक्सटेंसिव, और अभी यहाँ पे ऐसे बीच में डिवाइड करो तो प्रेशर क्या रहेगा, अभी आ रहा है, उस पर भी आ रहा है, ठीक है, अभी उस पर भी आ रहा है, चिंता मत, ठीक है। तो प्रेशर दोनों साइड क्या रहेगा, सेम। तो प्रेशर क्या होगा भाई, टेम्परेचर वही रहेगा कि आधा हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव, इंटेंसिव, है ना। मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा कि आधा हो जाएगा, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट आधा हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन गैस अगर इसमें भर दें और बीच से काट दें तो अब जो ऑक्सीजन गैस आएगी उसका मॉलिक्यूलर वेट 16 हो जाएगा, फिर उसको काट दो तो 8 हो जाएगा। ये कौन सी साइंस पढ़ रहे हो तुम लोग, मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा बदल जाएगा, वही रहेगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन होगा वो वही रहेगा कि बदल जाएगा, सेम रहेगा। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो डिवाइड करेंगे तो सारे मोल आधे हो जाएंगे पर तो फ्रैक्शन क्या रहेगा, वही रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट वही होएगा कि हाफ हो जाएगा, वही रहेगा,
इंटरनल एनर्जी का क्या होगा? अबे वही रहेगा कि हाफ हो जाएगा? तो कितने लोगों को लगता है कि इंटरनल एनर्जी वही रहेगी? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है इंटरनल एनर्जी हाफ हो जाएगी? तो बाकियों को क्या लगता है? बे कितने लोगों को लगता है कि डबल हो जाएगी? वो और ऊंचा हाथ उठाओ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यहाँ फाइनल और इनिशियल कुछ है ही नहीं, यहाँ बस एक ही स्टेट। फाइनल इनिशियल क्या होता है? डेल्टा यू सेम रहेगा? अरे पागल है क्या? भी बोल रहा, क्या बोल रहे तुझे? कोई सेंस है इसका? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तेरी हाइट कितनी है? अबे हाइट कितनी है बता। नहीं पता? देख के बता भाई, कितना हाइट? 5.5? 5.8? अब ये बता, चेंज इन हाइट कितनी है तेरी? हाँ? 0? कैसे? क्योंकि हाइट बदल ही नहीं रही, अभी जितना है उतना ही है ना। अब तो चेंज इन हाइट क्या होता है? जब एक सिस्टम से दूसरी जगह पे जाए प्रोसेस, उसके लिए फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी को घटाना पड़ेगा। एक ही स्टेट, एक ब्लॉक बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, तो कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं इस प्रोसेस में, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, एक स्टेट बता रहा है। एक स्टेट से कैसे चेंज बताएगा? इस प्रोसेस में वर्क डन कहीं लिखा है मैंने? क्यों बे? क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टेट लिख रखा है। और एक स्टेट में वर्क डन कैसे हो सकता है? उस स्टेट में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे हो सकता है? उस स्टेट में हीट एब्जॉर्ब कैसे हो सकता है? हीट एब्जॉर्ब लिखा है मैंने, क्यू लिखा, क्यू। क्योंकि वो प्रोसेस के लिए होता है, एक स्टेट के लिए नहीं होता। इंटरनल एनर्जी। हाँ हाँ। जैसे मान ले तूने पूरी जिंदगी में एक ही टेस्ट दिया, तो तेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? एक टेस्ट देने से कैसे पता चलेगा बे? एक स्टेट से चेंज कैसे बता सकते हो? किस तरह के, मतलब मैं किस लॉज, मतलब इस स्टेटमेंट में लॉजिक ही नहीं था। अब इलॉजिकल पे कैसे बात करते हैं वो तो मैं, मुझे समझ में नहीं आ पाता। कहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है? मैंने कब कहा वॉल्यूम चेंज हो रहा है? वॉल्यूम नहीं। मैंने सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। मुझे थोड़ा और अपना आईक्यू लेवल कम करने की ज़रूरत है, ताकि मैं तेरे स्टेटमेंट्स को समझ पाऊँ। बैठ जा, बैठ जा। अभी और भी तुझसे नीचे वाले लोग हैं, चिंता मत कर। हाँ तू खड़ा हो। हाँ हाँ, तेरे पीछे। तो अभी जस्ट कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है? हाँ हाँ, तो उसमें कौन सा वाला प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? हाँ, क्या बोला इसने? वो पीछे सुन के बता रहा है, तू हर बार ऐसे उसकी हेल्प लेगा पीछे वाले से हर जगह? कुछ एक दो काम खुद अपनी मन से कर लेना। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या बताया मैंने अभी कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? हाँ, अरे उसको बोलने दे यार, अभी उससे बात कर रहा है ना, बीच में बोलना जरूरी है? हाँ, उतना दूर से सुनाई नहीं दे रहा, खाली मुझे लास्ट के वर्ड सुनाई दे रहे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक्सटेंसिव बोला है कि इंटेंसिव बोला है। मुझे खाली टेंसिव सुनाई दिया। एक्सटेंसिव है इंटरनल एनर्जी, ठीक। और बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
बॉइलिंग पॉइंट तो अभी जस्ट बताया नहीं। अच्छा छोड़, मोल फ्रैक्शन। हाँ, इंटेंसिव मोलैरिटी। इंटेंसिव, उससे पहले क्या है? उससे पहले क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। वो क्या है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? हाँ, कैसे? तुझे क्या हुआ बे? वो तो लाइट ऑन रहने पे भी रह सकती थी। अंधेरे में ऐसी हरकतें करेगी? बैठ जा, बैठ जा। क्या तकलीफ है तुझे? हाँ हाँ। अरे तुझसे पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ करोगे? पैर टूटे हुए पैर पे फिर नाचना शुरू कर दिया तूने? अच्छा, वो पैर जाम हो गया था तो वो उसको। ओके, आ जान दो लाइट, फिर बात करते हैं। तो ऐसा है, बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको दो कॉलम बनाओ, एक एक्सटेंसिव का और एक इंटेंसिव का, और लिखना शुरू करो। देखो। तू खड़ी हो जा, एकदम पीछे वो दीवार में जो चिपकी हुई है, खड़ी हो जा। शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही उसकी तो। अच्छा तू है, ठीक है ठीक है। तो तू ये बता कि ये टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है? वहां सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। मुझे लिपसिंग नहीं आती है और ना मैं समझ पाता हूँ। तेज बोलना पड़ेगा। एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। कैसे? कैसे तो कैसे ही बताएगी तो फिर। इंटरनल एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। बैठ जा, बैठ जा। जानबूझ के तो वहीं नहीं बैठती है कि आवाजें ना सुनाई दे, नहीं? चाहे जितनी बातें कर ले वहां से आवाज तो आएगी नहीं। उसका नाम बोलो, कौन से शेप में है? अरे उसको रो बोलते हैं यार। रेसिस्टिविटी है। रो बोलते, रो। आर आई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। आर रेसिस्टेंस। जल्दी करो।
और कितने लोग सारे काम सारे क्वेश्चन कर लिए? ठीक। ये बताओ, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? कितने लोगों को लगता है कि इंटेंसिव है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि एक्सटेंसिव है? बाकी लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सटेंसिव क्यों है? डिवाइड करोगे तो इस आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? यू रहेगी कि U/2 हो जाएगी? और इसकी भी कितनी हो जाएगी? U/2। तभी तो टोटल एनर्जी कितनी रहेगी बे? यू। क्योंकि चेंज इन एनर्जी, क्या एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बे? कुछ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कर पाते, है ना, अगर ऐसा होता कि इसकी भी इंटरनल एनर्जी यू रहती और इसकी भी इंटरनल एनर्जी यू रहती, तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती? 2 टाइम्स हुई। और फिर डिवाइड कर दो तो कितना हो जाता? 4 टाइम्स यू हो जाता। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे सिस्टम को डिवाइड कर करके हम लोग इंटरनल एनर्जी बढ़ाते जाते। और अगर तुम्हें ऐसे कॉन्सेप्चुअली समझना है कि क्यों इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है? सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? हाफ। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बॉन्ड एनर्जी भी। हर तरह की एनर्जी जितनी होगी वो सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी भाई? हाफ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? और इसीलिए इंटरनल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव। और इसीलिए फाइनल इंटरनल एनर्जी में से इनिशियल इंटरनल एनर्जी को घटा सकते हैं। तो जो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं वो क्वांटिटी को क्या भी कर सकते हैं बे? घटा भी सकते हैं, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है आपस में, इंटेंसिव को नहीं किया जा सकता। तकलीफ में हो? ये देख, रो क्या, ये कंडक्टिविटी, एक बार बताओ, अ, एक मोटे कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है या पतले कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है? रेसिस्टिविटी दोनों की बराबर होती है। कौन पतले कॉपर वायर की बोल रहा है? तो दोनों कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम। तो ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? एंथैल्पी का क्या होगा? एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? कितने लोगों को लगता है कि एक्सटेंसिव है? और कितने लोगों को लगता है कि इंटेंसिव है? अब बाकी कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। चलो, तो एक्सटेंस एच की बात बाद में करेंगे, पहले पीवी की बात करो। पीवी क्या है? एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि पीवी एक इंटेंसिव क्वांटिटी है? इंटेंसिव है। ऊंचा हाथ उठा, तो थोड़ा सा पेन जैसा क्यों उठा रहे हो? पूरा हाथ उठा। और कितने लोगों को लगता है कि पीवी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है? बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं है और बाकी लोग दिमाग लगाना भी नहीं चाहते, है ना। तो लोग का क्या चाहते हो कि मैं बस यहाँ पे आऊँ और एक्सटेंसिव इंटेंसिव का टेबल बना के चला जाऊँ? वो करना नहीं आता हूँ मैं, और ना मैं वैसे में पढ़ाता हूँ, मैं ना मैं पढ़ा पाया हूँ आज तक, तो कभी नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम्हें अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हिसाब से अपना पढ़ाने की स्टाइल नहीं बदलने वाला हूँ। इतने साल पढ़ा रहा हूँ, अब वो बदलेगा भी नहीं। तुमको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा मेरी क्लास में। तुम चेंज हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता। मैं ढीठ हूँ, मैं नहीं चेंज होता, ठीक है। कह रहे हम भी ढीठ है, तो देखे फिर कौन बड़ा ढीठ है। तो ये बताओ, हाफ करने से प्रेशर वही रहेगा कि बदल जाएगा? और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बे? हाफ। तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। तो पीवी क्या है? पीवी वही रह रहा है कि हाफ हो जा रहा है? हाफ हो जा रहा है। तो पीवी एक्सटेंसिव हुआ कि इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। इसीलिए गोला भी किया हुआ पहले से। क्या? वो तब होता है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट हो क्लोज सिस्टम में। या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है तो फिर फॉर्मूला मत लगाया करो, दिमाग लगाया करो। कितनी बार बोला? दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो प्रेशर इस पार्ट में क्या रहेगा? सेम। पर वॉल्यूम इस पार्ट का क्या हो गया? हाफ। तो पीवी की वैल्यू क्या हो गई? हाफ। तो पीवी तो कम हो ही जाएगा। अब बताओ H इज इक्वल टू क्या होता है?
U प्लस पी। एंथैल्पी क्या होगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? कितने लोगों को लगता है कि एंथैल्पी इंटेंसिव है? हाथ उठाओ, डरो मत तुम। और कितने लोगों को लगता है कि एक्सटेंसिव है एंथैल्पी? बाकी लोग कहीं हाथ नहीं उठा रहे। तुझे क्या लगता है बे? हाथ उठाया था तूने? बेंच के नीचे से हाथ उठाते हो तुम? हैं? तो इस पार्ट में जैसे हाफ करेंगे तो ये इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, प्रेशर क्या रहेगा वही, पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो क्या एंथैल्पी हाफ होते हुआ दिख रहा है? मतलब एंथैल्पी भी हाफ हो रही है, मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी। ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा कि बदल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वह एक्सटेंसिव इंटेंसिव? इंटेंसिव। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इंटेंसिव। ये मैग्नेटिक मोमेंट इंटेंसिव। समझ में आ रहा है ना? ये सब ऐसा हाफ करने से नहीं चेंज। ठीक है। पी बाई वी का क्या होगा? कितने लोगों को लगता है कि ये एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है? हाथ उठाओ। एक्सटेंसिव। और कितने लोगों को लगता है कि ये एक इंटेंसिव क्वांटिटी है? तो बाकी लोगों को क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ना तो एक्सटेंसिव ना तो इंटेंसिव? डरो मत बे, तुम्हारा ही सही है। ठीक। तो इसमें ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ना तो एक्सटेंसिव है और ना ही इंटेंसिव। ध्यान से देखो, जब हाफ करेंगे इसको तो प्रेशर वही रहेगा कि बदल जाएगा? अरे प्रेशर क्या रहेगा फिर? वही रहेगा, है ना, पी। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ। तो वॉल्यूम हाफ होगा तो ये टू किधर चला जाएगा, ऊपर। तो ये जो वैल्यू है वो हाफ हो गई कि डबल हो गई? अब देखो, ये जो P बाई वी है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड तो कर रहा है, पर क्या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अबे नहीं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ना कि खाली उसके ऊपर डिपेंड करे। ये एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में। लोगों को लगता है कि जब अमाउंट पे डिपेंड करेगा तो एक्सटेंसिव हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं। अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। अगर अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। तो ये क्या अमाउंट से इंडिपेंडेंट है बे? नहीं। और क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव? ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा, कोई प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है। तकलीफ में हो? हाँ, तकलीफ तो होगी, पहली बार पढ़ रहे हैं जो। रेसिस्टेंस का क्या होगा, वही रहेगा कि हाफ हो जाएगा? एक मिनट, कितने लोगों को लगता है कि रेसिस्टेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? और कितने लोगों को लगता है कि रेसिस्टेंस इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेसिस्टेंस पढ़े हो ना तुम लोग? और कितने लोगों को लगता है कि रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा? हाथ उठाओ। ठीक। तो कितने लोगों को लगता है कि रेजिस्टेंस कोई क्वांटिटी नहीं है, ना तो एक्सटेंसिव और ना ही इंटेंसिव? डरो मत बे, हाथ उठाओ। तुम्हारा ही सही है। ठीक। तो रेजिस्टेंस कोई क्वांटिटी नहीं है। ध्यान से देखो, अरे ध्यान से सुन ले भाई। अगर ऐसे डिवाइड करते हो ना, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रेसिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, यही होता है। अगर ऐसे कट करते हैं तो लेंथ क्या हो गया, आधा, है ना, और एरिया क्या है, वही। तो लेंथ अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा। और ऐसे देखने से लगता है कि हाफ करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। पर अगर मैं इस ब्लॉक को इस तरह से डिवाइड करूं दो पार्ट में, तो ऐसे में एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। और लेंथ क्या रहेगा वे, वही। ऐसे में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। दिख रहा है? तो यहाँ पे किस तरह से पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। और ऐसा करो कि इस पूरे सिस्टम को स्ट्रेच करके खींच के इसका लेंथ डबल कर दो।
तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, और लेंथ क्या हो जाएगा, डबल, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बे? किसी भी वायर का लेंथ डबल करने से उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है, और 3 टाइम्स करने से उसका रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाता है, n टाइम्स करने से n² टाइम्स हो जाता है। कुछ लोग तो रट के भी बैठे होंगे। इस पूरे प्रोसेस में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ बे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस बदलता जा रहा है, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बिल्कुल नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या है, कोई क्वांटिटी नहीं। तकलीफ में तो नहीं हो? तो कॉलम बना के लिख लेना। लिखो हीट कैपेसिटी। हम्म वो- अरे हाँ, करो। क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन में सल्यूट मिला रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, बिल्कुल बढ़ जा रहा है, पर वो वही सिस्टम नहीं है, अभी दूसरा सिस्टम हो गया। क्योंकि जब जैसे ही सल्यूट मिलाओगे तो क्या वो पुराना वाला सिस्टम है या दूसरा सिस्टम है? 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 और 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 सेम टाइप का सिस्टम है कि अलग अलग टाइप का सिस्टम? अलग अलग टाइप का सिस्टम है, तो नेचर ऑफ सिस्टम चेंज हो गया इसलिए। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सिस्टम चेंज करने से चेंज हो जाती है। प्रेशर वाले में अमाउंट, फिर से अगर प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम हाफ कर दिया तो फिर से नेचर ऑफ सिस्टम हमने चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? और क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे और वॉल्यूम घट गया तो उसमें तुम ध्यान से देखो तो डेंसिटी भी बढ़ जा रही है, बढ़ जा रहा है ना, तो उस हिसाब से तो फिर डेंसिटी भी एक्सटेंसिव होनी चाहिए, है कि नहीं? तो वो सिस्टम का नेचर चेंज हो गया ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। तो अगर प्रेशर दबा के, प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम कम कर दिया तो नेचर ऑफ सिस्टम चेंज हो गया, इसलिए डेंसिटी चेंज हो जा रही है, इसलिए प्रेशर चेंज हो जा रहा है, इसीलिए वॉल्यूम भी चेंज हो जा रहा है। हाँ, तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या? बल्क फेनोमेना है, 3 मॉलिक्यूल लेके काम नहीं कर सकते। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बल्क फेनोमेना, ज़्यादा रहते तभी काम होता है, ऐसे 3 4 पे काम नहीं करते। ठीक है, बैठ जा। क्या लिया ना? लिखो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो होता है, हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अरे 1 सेकंड के लिए अंधेरा होता है, उसमें फिर चिल्लाने लग जाते हैं, पेज चेंज कर रहे होते हैं। अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस by 1 डिग्री सेंटीग्रेड is called heat capacity, is called heat capacity। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, उसके लिए जितना हीट देना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है कि इंटेंसिव क्वांटिटी पे? हाँ, तो अगर मान ले कि 1 लीटर पानी है, उसको गर्म करना है, और 10 लीटर पानी है, उसको गर्म करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, किसमें ज्यादा हीट लगेगा? 1 लीटर में ज्यादा हीट लगेगा कि 10 लीटर में? 10 लीटर में ज्यादा हीट लगेगा, ये समझ में आता है ना? ठंड, तो लोग ठंडी वंडी में नहाते हो कि नहीं नहाते हो? अब कुछ होंगे इसमें, ये पहले से ही मुंडी है, इतना बड़ा है, इसको देख के लग रहा है कि ये 3 महीने तक नहीं नहाती होगी। पर खैर, ठंडियों में अक्सर जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो पानी गर्म करके नहा लेते हैं 1 हफ्ते पे। ठीक है।
अरे यार मैं तो, मुझे तो रोज ही नहाना पड़ता है, नहीं तो फिर मेरी शक्ल पे दिखने लगता है, ठीक है। ये नहीं नहा गया नहीं पता चलता। हाँ वो ऐसी शक्ल है कि इस पे शायद पता भी ना चले। पर मैं हाँ नहा के भी आता हूँ तो पता नहीं चलता है ना। नहीं नहा के मैं ज़्यादा बढ़िया लगता हूँ। तो पर फिर भी मैं नहा के आता हूँ रोज। मुझे नहाना पड़ता है, मतलब है ना, लाइक टीचर है वो तो पानी गर्म करना पड़ता है ठंडियों में। तो अगर एक गिलास पानी गर्म करना हो और एक बाल्टी पानी गर्म करना हो, तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट लगेगा कि अलग अलग लगेगा? किसमें ज़्यादा लगेगा? बाल्टी में ज़्यादा लगेगा। और अगर ये 1 लीटर है और इसमें एक्स जूल एनर्जी लगता है, तो इसमें कितना जूल लगेगा? 10x जूल लगेगा बे, 10 गुना हीट लगेगा। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 10 टाइम्स करने से जो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो भी क्या हो जा रहा है? 10 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, या इंडिपेंडेंट है? डायरेक्टली है। इसका मतलब कि हीट कैपेसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव वाला जो कॉलम है उसमें हीट कैपेसिटी लिख लेना, ठीक है। अब अगर हीट दे रहे हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो कितना हीट देना पड़ेगा? सी। अगर 2 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो कितना हीट देना पड़ेगा? 2C। है ना, 3 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो अगर डेल्टा टी डिग्री बढ़ा रहे हैं तो C∆T आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, लिख लेना, C∆T। अगला लिखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से। एस से, ठीक है। एस लिखो। डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram substance, of 1 gram substance by 1 degree centigrade, 1 gram substance by 1 degree centigrade is called specific heat capacity, is called specific heat capacity। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगी कि इंटेंसिव है? अब ये कुछ बोल ही नहीं रहा। कितने लोगों को लगता है कि एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगी? हाथ उठाओ, एक्सटेंसिव है, डरो मत। और कितने लोगों को लगता है इंटेंसिव क्वांटिटी होगी? इंटेंसिटी। और कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। तुझे क्या लगता है? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? भारी हाथ है तेरा? नहीं। इंटेंसिव कैसे? तो अगर 1 लीटर पानी है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, और एक 10 लीटर पानी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, किस में ज़्यादा हीट लगेगा? 10 लीटर में ज़्यादा हीट लगेगा। कितना टाइम्स ज़्यादा हीट लगेगा? 10 टाइम्स ज़्यादा हीट लगेगा। पर अगर मैं पर ग्राम इसमें बात करूं, पर ग्राम इसमें कितना लगेगा? x/1000। और पर ग्राम इसमें कितना लगेगा बे? x/10,000। तो पर ग्राम जो हीट लग रहा है उसमें कितना लग रहा है? x/1000। और उसमें भी कितना लग रहा है? x/1000। तो पर ग्राम हीट कैपेसिटी जो आएगी वो कितनी रहेगी? सेम रहेगी। वो क्या अमाउंट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? तो एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव? तो इंटेंसिव वाले में लिख लेना, है ना। तो जो Q होगा वो MS∆T के बराबर होता। समझ में आ रही बात? ये छाप लेना। फिजिक्स वाले सर आएंगे, इसी को लेटेंट हीट ऑफ, इसको स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, है ना। हाँ वो दूसरा कुछ बोलते हैं, वो फिजिक्स वाले टर्म अलग बोलेंगे क्या। हाँ अगला भी अगला ही लिखवा रहे हैं। लिखवा रहे हैं। लिखो मोलर हीट कैपेसिटी। तो
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगता है उसको बोलते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन अपने मन से लिख सकते हो क्या? लिखो, सेम वही ग्राम की जगह पे मोल लिख लेना। The heat required to raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree centigrade is called molar heat capacity। और इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लिया? तो Q जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा? एन सी डेल्टा टी के बराबर आएगा। दिख रहा है ना भाई? ये सी क्या है यहाँ पे? मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक, मोलर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव में रखोगे या इंटेंसिव में? इंटेंसिव में। लिखो, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस। अब देखो, सॉलिड और लिक्विड के लिए सिर्फ एक टाइप की मोलर हीट कैपेसिटी होती है, पर गैस के लिए दो टाइप की मोलर हीट कैपेसिटी होती है। अब हाँ, वो दो अलग अलग होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, लिखो, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैस। समय समाप्त हो गया है क्या? अगली क्लास में बताएंगे क्यों गैसेस के लिए अलग अलग मोलर हीट कैपेसिटी होती है और क्यों उसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है।